गाइज ये रहा क्लास 10 का हिंदी पूरक यानी कीर्ति का भाग 2। और हमने क्षितिज भाग 2 का पहला चैप्टर यानी कि सूरदास की पद वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। चाहे वो उसका अर्थ बोले या अभ्यास के प्रश्न उत्तर बोले, सारा क्वेश्चंस का आंसर आपको बिल्कुल बता दिया गया है। एंड साथ ही साथ पद का जितने भी लाइन है उनको हिंदी अर्थ में ऑलरेडी दिया गया है। और हम करने वाले हैं कृति का भाग 2 और ये क्लास 10 का है, ठीक है। यानी कि माता का आंचल हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर है साथ ही साथ करते चलेंगे एंड इसके हिंदी को भी मतलब इसकी कहानी को भी देखते चलेंगे आखिर माता का आंचल क्या है और किस तरह के मतलब कि यहाँ पर कहानी बताया गया है, ठीक है। क्या क्या होने होगा, क्या क्या चीज़ें बताई गई, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल आसानी भाषा में समझाया जाएगा। एंड इसके लिए आपको सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना, शेयर करना। मतलब क्या क्या चैप्टर है इसमें और कितने चैप्टर है। पहला चैप्टर है माता का, किसने लिखा है, शिव पूजन सहाय ने। तो ये रहा हमारा फर्स्ट चैप्टर यानी कि कीर्ति का भाग 2 का जो माता का आंचल। और यहाँ पर मैं बात करूँ शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया ये एक कहानी है, अपने बारे में उन्होंने लिखा है। तो इनसे पहले हमें क्या करना है, जो चैप्टर नंबर माता का फर्स्ट है जो माता का आंचल है, यानी इनसे पहले हमें शिव पूजन सहाय जी के बारे में हमें पूरी डिटेल जानेंगे। ये रही उनकी फाइल फोटोज़ और जानेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ, उनका बचपन का नाम क्या है, उनकी शिक्षा क्या थी और उन्होंने आगे जाके क्या किया और उनकी मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई, इन सारी चीज़ों का हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सो हम देखते हैं इनका इंट्रोडक्शन क्या है। इनका जन्म, शिव पूजन सहाय का जन्म गांव यानी कौन सा गांव, उनावंश जिला यानी कि भोजपुर बिहार में सन 1893 ईस्वी में हुआ था। उनका बचपन का जन्म जो है भोलानाथ था। कहने का मतलब है, आप बोलोगे ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, ये इनका जीवनी के बारे में हमें क्यों पढ़ा रही है, ये इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि बाई चांस आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है, एमसीक्यू आता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 1 मार्क्स का, इसीलिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर बाद में बोलोगे ये सब मैंने पढ़ा ही नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन आया है। तो इन चीज़ों को भी देखते हुए चलना है। आगे इनकी शिक्षा क्या थी। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद कुछ दिनों तक उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवासी की नौकरी की। यानी कि जब उन्होंने 10 पास की, 10वीं पास की, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी अध्यापक बन गए, बाद में वो हिंदी के टीचर बन गए। ओके, अब यहाँ पर आते हैं, इसके बाद आगे क्या बोला है, असहयोग आंदोलन में प्रभावित होकर यानी असहयोग आंदोलन में प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी का त्याग पत्र दे दिया, यानी सरकारी नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। यानी कि शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत सम्मानित और लोकप्रिय व्यक्ति थे, लेखक में बहुत सम्मानित और लोकप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने क्या क्या लिखा, माधुरी, ये चीज़ें याद रखना जो थोड़ा मोटा यानी कि डार्क लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है, माधुरी, बालक, जागरण, हिमालय आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन भी किया उन्होंने। साथ ही वे हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका यानी कि मतवाला के संपादक मंडल में भी थे। सन 1963 में इनकी देहांत हो गया, यानी कि 1963 में इनकी देहांत हो गया, यानी स्वर्गवासी हो गए। अब देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या थी। तो वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे, गद्य लिखते थे, जैसे देहाती दुनिया, मतलब वे दिन वे लोग, ग्राम सुधार, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियाएं प्रमुख हुई, यानी कि ये सब उनके द्वारा लिखी गई है। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं प्रकाशित थी। उनकी भाषा में लोक जीवन में लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। अब आते हैं इनकी कहानी, यानी कि अब शिव पूजन जी की क्या कहानी है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग।
जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। तो ये चीज़ें जो दिया हुआ है, यहाँ लड़कों का संग होता है वहाँ बजता है मृदंग, यानी कि वहाँ बजेगा मृदंग, और जहाँ बुड्ढों का संग होगा वहाँ खर्चे का तंग होगा। तो ये है बचपन, यानी अपने बचपन को ये दिखाते हैं। ये है शिव पूजन और ये इनके माता जी है, वो किस तरह से अपने मतलब कि कहानी को हमारे सामने उजागर कर रहे हैं, यानी हमें उनके दुनिया में ले जाने की कोशिश की है यहाँ पर। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, हमारे पिता तड़के उठकर यानी कि निबड़ नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे, यानी कि हमारे पिताजी सुबह सुबह उठकर तैयार हो जाते थे और पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लगाए गए, मतलब अंग लग गए थे, यानी हम बचपन से ही पापा के बहुत करीब रहे थे। माता से केवल दूध पीने तक ही नाता था, मम्मी से केवल दूध पीने तक ही नाता था, बाद बाकी खाली टाइम हमें पापा के साथ ही रहना पड़ता, मतलब रहते थे। यानी एक तरह से इतना अच्छा लगाव हो गया था पापा के साथ। बस हमें भूख लगती थी तो मम्मी के पास जाते थे दूध पीने, अदरवाइज हम हमेशा पापा के साथ ही रहते थे। ये हमें बताने के प्रयास कर रहे हैं शिव पूजन जी। ठीक है, फिर इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर बैठक में सोया करते थे पापा के साथ। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते थे। ये है इनकी बचपन की कहानी। ठीक है, हम भभूतक तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर। वह हमारे चौड़े लीलर में त्रिपुंड का देते थे। ठीक है, फिर हमारे लीलर में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, भभूत रमने से हम खासे बम बोला बन जाते थे। यानी कि ये कहते थे कि जब हम छोटे थे तो पापा हमें तिलक लगाते थे, तो हम क्या करते थे, जो भूबत का तिलक होता है उनको लगा देते थे। ठीक है, और कुछ हमें डांटते थे, हंसकर झुंझलाकर और डांटकर हमें चौड़े लीलर में मतलब त्रिपुंड, जैसे आपने शिव के भक्त को देखे होंगे कैसे उन्होंने तिलक लगाते हैं। ठीक है, उसी तरह लेखक को भी लगाया करते थे। आगे यहाँ पर क्या बोला, सिर में लंबे लंबे जटाएं थी। ठीक है, जो मतलब कि शिव जी के होते हैं। फिर पिताजी ने हमें बड़े प्यार से क्या नाम कहकर बुलाया, भोलानाथ कहकर पुकारते थे, इसीलिए इनका बचपन का नाम क्या रखा था, भोलानाथ। असल में इनका नाम जो है शिव पूजन है, लेकिन प्यार से पापा ने उनका भोलानाथ नाम रखा। भोलानाथ का मतलब शिव जी। ठीक है, पर असल में हमारा नाम था क्या, तारकेश्वर नाथ, लेकिन असल में इनका नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारते और माता को मैया कहकर पुकारते थे। ये हैं इनके थोड़े बहुत, यहाँ पर हमने जाना इनके बारे में। बचपन का नाम भोलानाथ था, लेकिन असल में इनका नाम तारकेश्वर नाथ था, और अपने पापा को वो बाबूजी कहते थे और माँ को मैया कहते थे। अब आगे क्या कहानी है, इस करने के लिए क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि आपने जितने पढ़ा उसमें कितना कितना यहाँ पर जो क्वेश्चंस है 5 क्वेश्चंस के, आप इन 5 क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे, यानी एक तरह से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन, लेखक को बचपन में किससे लगाव था। तो हमने अभी भी जाना, लेखक को बचपन में अपने पापा से ही लगाव था। अपने मम्मी के पास कब जाते थे, जब उनको भूख लगते थे तो वो दूध पीने तक ही जाते थे मम्मी के पास। तो आंसर जो लेखक को बचपन में अपने पिता से अधिक लगाव था। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, मृदंग कब बजती है, जब लड़कों का संग तब मृदंग बजती है। ये ऊपर में 2 लाइन था वो। आगे क्या बोला कि लेखक का असली नाम क्या था। वैसे लेखक का असली नाम जो है वो तारकेश्वर नाथ था, पर प्यार से पापा उन्हें भोलानाथ कहते थे। ठीक है, आगे है लेखक को उनके पिताजी ने क्या कहकर पुकारते थे। तो हमने जाना अभी भी, लेखक उनको भोलानाथ कहकर पुकारते थे। अब 5 नंबर क्वेश्चन से, भोलानाथ के पिताजी पूजा के समय उनके मस्तक पर किसका तिलक लगाया करते थे। तो उनके मतलब भोलानाथ के पिताजी ने पूजा के समय उनके मस्तक मतलब कि मस्तक पर भभूत का तिलक लगा देते थे उनको। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जितने लाइन है इसको पढ़ेंगे, फिर ये क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पर बोला है कि जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तब उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। ये कौन करते थे, लेखक, जो भोलानाथ जी हैं, जिनका बचपन के नाम, और उन्होंने अपने पापा का मतलब अपने पापा ने उनको बुलाया प्यार से। ठीक है, जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ जो है लज्जाकर और मुस्कुराकर आईने नीचे रख देते थे। जब पापा रामायण का पाठ करते थे तो उनके पास बैठकर भोलानाथ जी जो है अपना चेहरा आईने में निहारते थे। जब पापा उनकी ओर देखते थे तो वो थोड़ा सा शर्माकर शीशा को रख देते थे और थोड़ा मुस्कुराते हुए, ठीक है, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे, पापा भी मुस्कुरा पड़ते थे। वैसे बोलते हैं ना कि भगवान का रूप होता है छोटा बच्चा। जब कोई भी दुखी होता है, अगर छोटा बच्चा मुस्कुरा देता है तो दिल को हल्का कर देती है। तो उसी तरह इनके पापा भी मतलब कि भोलानाथ जी के पापा भी करते हैं।
पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते हैं। जब पूजा पाठ हो जाता है तब वो उनके पापा क्या लिखते हैं, राम राम लिखते हैं, मतलब लिखने लगते हैं। अपनी एक मतलब अपनी एक जैसे यहाँ पर बोला राम नाम बाही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ के करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। यानी हमने तो एक नाम राम नाम जो है लिखा है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे राम 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 ऐसे लिख करके उसको पोथी के साथ बंद करके मतलब बांध के रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। कहने का मतलब है जब पापा जी जो पेपर में जैसे यहाँ पर हमें दिया 500 बार पेपर को फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में राम नाम लिख कर उसको आटा पीस के आटा में यानी कि आटा जो पिसा हुआ रहता है उसके बाद उसके गोलियों में लपेट कर उन लोगों को मतलब उन गोलियों को लेकर कहाँ चले जाते हैं, गंगा जी की ओर चल पड़ते हैं। गंगा जी की ओर क्यों चल पड़ते हैं, क्योंकि उस समय भी हम अपने उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। यानी कि लेखक और उनके पिताजी जब वो आटा लेकर यानी कि जो गोला बनाया था जिसमें राम नाम लिखा हुआ था लपेट कर वो गंगा जी की ओर चलते हैं तो उस टाइम कंधे में बैठाकर उनको ले जाया जाता है उनके पापा द्वारा, ठीक है। फिर जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते हैं तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे जब वो गंगा दोनों जाते थे। एक तरह से समझ लीजिए, चलिए हम आपको उनकी ओर ले जाते हैं। यानी एक तरह से आप ना ऐसे सोचो कि हम ना सच में मूवी देख रहे हैं और ऐसे ही समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो वो लेखक जो है अपने कंधे मतलब पापा के कंधे पर बैठकर हंसते थे और देखते थे। जब वो मछलियां को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बैठाकर झूला झुलाते थे। यानी कि जब वे दोनों वापस लौटते थे, जब गंगा से वापस लौटे थे मछली को आटा खिलाने के बाद, जब रास्ते में लौटते वक्त एक झुका हुआ पेड़ था और उस पेड़ पर लेखक को बैठाकर उनको झुलाया करते थे, ठीक है। आपको इसका फिगर भी दिखेगा लास्ट में, बट यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए ये वही पेड़ है जिस पेड़ पर यानी लेखक को झूला झुलाया जाता है गंगा से वापस लौटते वक्त। जो पेड़ थोड़ा सा झुका हुआ था यहाँ पर झूला झुला के और वापस घर लौट आते थे। ये डेली का काम था, ठीक है। आप देखते हैं इसके आगे क्या है। तो यहाँ पर क्या, बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। अब जितना हमने यहाँ पर पढ़ा इसकी कहानी तो हमें समझ में आ गया। आप देखते हैं क्वेश्चंस क्या हम दे पाएंगे आंसर या नहीं। यहाँ पर क्वेश्चंस दिया कि लेखक के बाबूजी किसका पाठ करते थे, तो ये लेखक के बाबूजी जो है ना वो क्या पाठ करते थे, रामायण। और उस टाइम उसके बगल में यानी कि उनके बगल में उनका बेटा यानी कि भोलानाथ आईने में अपना चेहरा को निहारा करते थे। आगे लेखक के पिताजी पूजा के पाठ करने के बाद क्या करने लगते थे, यानी कि वो पूजा पाठ करने के बाद लेखन का काम करते थे, यानी राम राम शब्द जो है वो लिखते थे, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर क्या है, थर्ड में से बोले लेखक के पिताजी यानी कि राम नामाबाई में कितनी बार राम राम लिखते थे। सो आंसर हो जाएगा लगभग यहाँ पर 500 बार या 1000 बार बोल सकते हैं। यहाँ पर केवल लेखक के पिताजी राम नाम बाई में 1000 बार राम राम लिखते थे, ठीक है। उसके बाद आगे क्या 4 नंबर क्वेश्चन में बोला पिताजी के आटे की गोलियों में लेकर कहाँ जाते थे। पिताजी जो है वो आटे की गोलियां लेकर गंगा की ओर चले जाते थे, जो मछलियां को खिलाया करते थे वो गोलियां, ठीक है। आगे बढ़े लेखक के पिता आटे की गोलियों में किससे खिलाते थे वो आटे की गोलियां, तो आंसर हो जाएगा लेखक के पिता जो आटे की गोलियां मछलियां को खिलाया करते थे जो गंगा में रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, कहानी भी और क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड यानी कि नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और क्या क्वेश्चन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे इसका भी देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर बोला कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, यानी बाबूजी मतलब उनके पापा जी लेखक के, ठीक है। कभी कभी उनके साथ कुश्ती भी लड़ते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और उनको पछाड़ देते थे। यानी कि जैसे होता है ना कि बड़ों जैसे जब छोटे बच्चों को खिलाया करते मतलब खेलते थे तो झूठों का वो बोलते तुमसे हम नहीं सकेंगे, तो जस्ट लाइक यहाँ पे लेखक के पापा भी लेखक के साथ ऐसे ही करते हैं और लेखक उनको पछाड़ देते थे। तो उनको लेखक को लगता था कि हम कितने ताकतवर हैं, ठीक है। आगे है या उतना पड़ जाते और उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते हैं तब वह हंसते हंसते मतलब कि क्या बोला, हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। यानी कि जब लेखक छोटे थे तो वो उनके मतलब कि सीने पर चढ़कर जहाँ पे लंबे लंबे मूछें थे उनको उखाड़ने का प्रयास करते हैं, तो पापा जी हंसते हंसते उनके हाथों को वहाँ से हटाते और उन हाथों को वो चूम लेते थे। फिर जब हमें खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बाएं और दाहिने
दाहिने गाल उनके मुंह की ओर फेर लेते थे। ठीक है, अब वहाँ का खट्टा चुमा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुमा लेने लगते हैं तब अपनी दाढ़ी या मूंछ हमारे कोमल गलों पर गड़ा देते थे। ठीक है, उसके बाद हम झुंझलाकर फिर उनकी मूंछ नोचने लगते मतलब लग जाते थे। इस पर वह अपनी बनावटी रोने लगते और वह अलग खड़े होकर खिलाकर हंसने मतलब खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। तो वो हमें इस तरह से मतलब क्या करते थे, हमारे साथ रहते थे, खेलते थे और हम हमेशा खुश रखते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें पूछा है इस कहानी से, यहाँ पर हमने जो पढ़ा, यहाँ पर क्या बोला, बचपन में लेखक अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलता था। बचपन में लेखक अपने पिता के साथ कुश्ती खेलता था और पापा झुट्टो का उनसे हार मान लेते थे और हमारी जो मतलब कि हमारे जो ताकत है उनको और बढ़ावा देते थे। उसके बाद आगे यहाँ पर बोला उत्तान शब्द का अर्थ क्या होता है। तो उत्तान शब्द का अर्थ होता है पीठ के बल लेटना, पीठ के बल लेटना, उसको उत्तान बोलते हैं। ठीक है, आगे जब पिताजी खट्टा और मीठा चुमा मांगते थे तो बच्चे क्या करते थे। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चे क्या करते थे। जी, पिताजी के खट्टे और मीठा चुमा मांगने पर बच्चों के बारी बारी कर अपना बायां और दाहिने गाल उनके मुंह पर फेर लेते थे। ठीक है, यानी दोनों गाल से चुम्मा वो लेते थे। आगे बच्चे झुंझलाकर क्या करने लग जाते थे। तो बच्चे झुंझलाकर पिताजी के मूंछ को नोचने लगते थे। जब वो चुम्मा मांगते थे पापा से तो उनका मूंछ जो है बच्चों का कोमल गाल में वो क्या हो जाता था, गड़ जाता था और इसी वजह से वो पापा के मूंछ को नोचने मतलब मूंछ जो है मूंछे जो है वो नोचने लग जाते थे। आगे यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, पाठ तथा लेखक का नाम बताओ। ये पाठ का नाम है माता का आंचल और लेखक का नाम है श्री पूजन सहाय। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं, उनके बाद आगे क्या बोला, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आ जाते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठ जाते थे पापा के साथ। हमेशा वो पापा के साथ ही रहते थे, इसलिए तो बोला मुझे पापा से ही ज़्यादा लगाव था। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सनाकर खिलाया करते थे। जब हम जब हम खाकर अफर हो जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी, मतलब करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती थी आप तो 4-4 दाने और बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता और वह हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चों को भर मुंह और खिलाना चाहिए। यानी मम्मी जी मतलब पापा जब हमको प्यार से 2-4 दाना खिलाते थे, उन पापा को लगता था कहीं मतलब ज़्यादा दाना खिलाने से उन्हें तकलीफ ना हो, लेकिन मम्मी को ये बातें सहन नहीं थी। वो कहते हैं आप 2-4 दाना देकर बच्चों का पहले ही पेट भरा देते हो और सोचते होंगे बच्चा कि हमें अब खाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को मुंह भर खाना खिलाना चाहिए। ये मतलब मम्मी जी उनसे कहते हैं आपको खिलाने नहीं आता। तो ये 2 लाइन और देख लेते हैं क्या लिखा है, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। ये 2 लाइन है, अब इनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि देखिए मैं खिलाती हूँ मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मम्मी जी कहते हैं कि देखिए मैं इन्हें खिलाता हूँ मर्दुए, मतलब मर्द क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाया जाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है और मम्मी के हाथ से खाने से बच्चों का पेट भी भर जाएगा, ये उनके मम्मी जी कहते हैं। या कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर या कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर उन्होंने क्या कहकर उनको खिलाया, तोता, यानी जल्दी खाओ नहीं तो तोता उड़ जाएगा, जल्दी खाओ नहीं तो मैना उड़ जाएगा। इस तरह करके उनको खूब खिलाया करती थी उनकी मम्मी लेखक जी को। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या हुआ, पर हम उन्हें इतने जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। और जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते अच्छा अब तुम राजा हो जाओगे खेलो। यानी कि जब वो चिड़िया को उनकी मम्मी उनको बना देती थी ये चिड़िया है इसको खाओ नहीं तो उड़ जाएगा, और बच्चे जल्दी जल्दी खा लेते थे। और पापा जी तब कहते हैं, बाबूजी कब तब कहते हैं अच्छा अब तुम राजा हो जाओ खेलो। ठीक है, ये कहते थे। तब यहाँ पे क्या हुआ, बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बांधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नांग धड़क धंगड़ बाहर गली में निकल जाते थे। यानी कि अब वो खाना खाया और बच्चों के साथ खेलने के लिए निकल जाते थे। सो यहाँ पर क्वेश्चन है लेखक के पिताजी ने क्या खिलाते थे। लेखक के पिताजी ने फूल के कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाया करते थे। ठीक है, आगे सेकंड में क्वेश्चन, बच्चे जब खाकर अफर हो जाते तो माता क्या हट करती है। तो बच्चे खाकर अफर हो जाते तो माता थोड़ी और खिलाने के लिए हट करती है, यानी कि उनको कहते हैं जल्दी से खाओ। अब एक शब्द आया था ठोर, ठोर का क्या अर्थ होता है, तो ठोर का अर्थ होता है स्थान या अवसर। ठीक है, आगे माँ को बाबूजी के खिलाने का ढंग पसंद क्यों नहीं आया, क्योंकि बाबूजी 3-4 दाना उनको खिलाते थे जो मम्मी को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि बाबूजी 4-4 दाने बच्चों के मुंह में डाल
डालते थे, जो मम्मी जी को ये सब चीज़ें ठीक नहीं लगी। आगे है, बच्चे रस्सी में बांधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर कहाँ जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चे रस्सी में बांधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर गली में चले जाते थे, गली में बच्चों के साथ खेलने जाते थे। अब इस लाइन को पढ़कर यहाँ से क्वेश्चन का आंसर हमें करने होंगे। हम बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, वेरी गुड, आपको भी समझ में आ रहा होगा। एंड गाइस, अगर आप कहानी को लास्ट तक देखते हो तो आपको आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, बस कहानी याद करो, आंसर छाप दो, ठीक है। तो यहाँ पर है, जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सर पर डाली देती थी। यानी कि हम चाहते थे हमें हमारे बाल पर कुछ ना लगाए, लेकिन अगर मम्मी जी हमें किसी तरह पकड़ लिया तो समझ लो एक चुल्लू कड़वा का तेल जो है वो माथा में जरूर जो है डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते थे। हम रोते थे और बाबूजी उन्हें डांटते थे, पर वह हमारे सिर में तेल बोतकर हमें मतलब आउटकार ही छोड़ते थे। चाहे कुछ भी हो, मम्मी जी हमारे सर पर तेल जो है लगा ही देते थे। फिर हमारे नाभि और लीलर में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूल लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। वह हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में खिसकते खिसकते बाहर आ जाते थे। फिर क्या, बाहर आते ही हमारी मतलब वाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था, यानी छोटा बच्चा का। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते हैं और अपने हम जोलियों के साथ मतलब दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। यानी छोटे बच्चे बच्चे के साथ ही फिट होते हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पर बोला, लेखक की माँ से पकड़कर कौन सा तेल उनके सिर पर लगाया करते थे। लेखक की माँ जो है उनसे पकड़कर तेल का मतलब सरसों के तेल सिर पर डाल देते थे। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे। भोलानाथ खेल के साथी यानी अपने दोस्तों को देखकर सिसकना भूल जाते थे। अब यहाँ पर है, बोधकार का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया है, सरोवर कर देना, ठीक है। आगे बच्चे हम जोलियों के साथ मिलकर क्या करने लग जाते थे, यानी तमाशा करने लग जाते थे। आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन जिसमें बोला, पाठ तथा लेखक का नाम बताओ। तो पाठ का नाम तो हम जानते होंगे, माता कांचल जानते होंगे, क्या जानते हैं, और शिव पूजन सहाय जी इनके लेखक हैं। अब यहाँ से समझते हैं, तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतर का एक कोना, एक ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटे चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। उसी पर सरगंडे की खंभों पर कागज का चंदुआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों के पूरी कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के, मतलब बचपन में तो यही सब खेलते हैं ना, बचपन में यही सब खेलते थे। लेकिन आजकल ये सारा खेल दिन ब दिन खत्म होते जा रहा है एंड अपने परिवारों से दूर होने में मजबूर हो रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या है, नेट की। मतलब कि ये नहीं कह रही हूँ नेट खराब है, आप ही मतलब क्या करते हो, नेट में सबसे ज़्यादा टाइम देते हो, फैमिली को टाइम नहीं देते हो। वैसे ये नेट हमारे लिए ज़रूरी भी है, लेकिन हम गलत इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें बिजी रहते हैं और अपने फैमिली की बातों को अनसुना कर देते हैं। तो आजकल मतलब पहले ज़माने में लोग जो है पास में रहकर खेलते थे, वो भी प्राकृतिक चीज़ों से, लेकिन अब जो है बच्चे खेलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि नेटवर्किंग, ऑनलाइन, ये सब खेलते हैं, जो एनी टाइम वहीं पे टाइम गुजार देते हैं और पढ़ाई में भी धीरे धीरे इफेक्ट होने लग जाता है। गलती हमारी है, हमारी गलती, इसमें नेट की कोई गलती नहीं है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल करते हो तो इनसे भी छुटकारा आपको मिल जाएगा, बट हम ऐसे नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये बच्चों के उन खेलों के बारे में बताया जो छोटे छोटे बच्चे या तो नाटक करते हैं या दुकान खोल लेते हैं, कुछ भी, जैसे कि पत्तों का पैसा बना लेते हैं, और जैसे दुकान में होता है ना मेला वेला में, वो सब देख के वो भी यहाँ पे बनाते हैं और खुशियाँ ही खुशियाँ बांटते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। बोला है, जैसे टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी और ठिकरों के मतलब बटखरे और जत्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते थे हम लोग, ठीक है। हम ही लोग खरीद कर और हम ही लोग दुकानदार, हम ही लोग खरीदार है, हम ही लोग दुकानदार है, ठीक है। और बाबूजी भी दो चार गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे और कुछ ही देर में मिठाई की दुकान बढ़कर हम लोग घरौंदे बनाते थे। फिर धूल की मेड़ दीवार बनाती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे और दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ खड़े, मतलब किवाड़ या घड़े के मुहाड़े की चूल्हा चक्की, दिए और कवाड़ी और बाबूजी की पूजा वाली आम मतलब कि जैसे आचमनी कलछी बनाती थी।
पानी के घी धूल के पिसान और बालों की चीनी से हम लोग मतलब जौनार तैयार करते थे। हम ही लोग जौनार करते हैं और हम ही लोग जौनार भी बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी धीरे धीरे से आकर मंथ के अंत में मतलब जिमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते ही हम लोग हंसकर और घरुंकर बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते फिर कब भोज होगा भोलानाथ, ऐसे हम लोग को कहते थे। फिर आगे है कि टूटी चोन मतलब कि जैसे यहाँ पर बोला कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकाल लेते थे, यानी शादी उदी झूठों का, ठीक है। कर्ण स्तर का तंबूरा बजाता, ओलम को घिसकर सहनाई बजाई जाती थी। टूटी चूहेदानी की पलकी बनती थी। चूहेदानी होते ना उसको पालकी मतलब पालकी बना लेते थे। हम समधी बनकर बकरे पर मतलब चढ़ लेते थे और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगाती थी। यानी ये बचपन का खेल है, एक तरह से समझ लो हम आपको बचपन की ओर ले चल रहे हैं। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले के टहनियों से सजाए हुए छोटे से आंगन में कोलिया का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहर डालकर उसमें दुल्हनिया को चढ़ा रखा जाता था, मतलब लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहर उठाकर दुल्हनिया का मुख निखरने लग जाते तो यूं ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे, यानी भाग जाते थे उनको देख। वो जैसे ही वो लोग आया तो देखा कि कहाँ दुल्हनिया है, और बच्चे शर्म के मारे वो भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी और इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। जैसे ही खेती करेंगे अब बस चबूतरे के छोरे पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे के गली कुआं बन जाती थी। मुँह मतलब जैसे आपको बोला मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और दो लड़के बेल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता, ककड़ी बीज और ठेंगा हल जुआठा, ठीक है। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते थे। फसल तैयार होते देर ना लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते भी थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि ऊंचे नीचे में कई क्यारियाँ जो उपसी सो भाई हमारी, फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रोंद डालते थे। कसोरे का सूफ बनाकर उसते और मिट्टी दिए के तराजू पर तोलकर रस्सी तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछे बैठते थे, इस साल की खेती कैसी हो रही है भोलेनाथ, ऐसे पूछ लेते थे। फिर क्या हुआ, बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खिलहान छोड़कर हंसते भागते हुए जाते थे। कैसे मूंज की खेती थी। अब यहाँ पर जो कहानी हमने पढ़ा, क्या इससे हम आंसर दे पाएंगे? ऑफकोर्स दे पाएंगे। जैसे यहाँ पर लेखक और उनके साथी कभी कभी खिसक जुलूस निकाल लेते थे। तो क्यों? क्योंकि लेखक और उसके साथी कभी कभी बारात का जुलूस, यानी किसका जुलूस निकाल लेते थे, तो यहाँ पर हो जाएगा बारात का जुलूस निकाल लेते थे। आगे यहाँ पर अमोले का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है आम का उगता हुआ पौधा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर इकट्ठा होते ही बच्चों की क्या राय जम जाती थी, यानी जैसे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे वो सोचते थे आप खेती करने की राय जमती थी। क्या है आगे, बच्चों दो बैल बनाकर क्या करने लग जाते थे, दो बैल बच्चे बनकर जो है मोड़ खींचने लग जाते थे, यानी हल खींचने लग जाते थे। आगे फसल यानी कि बच्चे फसल को एक जगह रख कर क्या करते थे, और बच्चे फसल को एक जगह रख कर उसे अपने पैरों पर रोंद डालते थे, ठीक है। सो यहाँ तक हमने जितनी कहानी पढ़े हैं, ठीक है, पहले इनको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोला ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे, ये लेखक कह रहे हैं। आगे बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया दादरी सातू पिसना की मोटारी, ठीक है। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहरदार पलकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। और रहरी पुरान रहरी डोला के किनिया हमार मेहरी, ठीक है। इस पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ा ढेलों से मारा था। अब उस खसूट खसीब की सूरत आज तक हमें याद है, यानी उस आदमी कि क्या हुआ, ये लोग जब खेल रहे थे तो एक आदमी ने उनको क्या किया था, भगाया था, खदेड़ा था ढेला वाला मार के, ठीक है। और बचपन से अब तक उनकी याद जो है लेखक को है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाए ढूंढ निकाला था, ठीक है। वैसा ही घोड़ मुँह आदमी आपने कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। आप यहाँ पर समझते हैं कि बटोरी कुछ देर ठिठक कर क्या करने लगते थे, तो बटोरी कुछ देर ठिठक कर बच्चों का तमाशा देखने लग जाते थे, ठीक है। आगे
आगे बच्चे कौन से मतलब मेले में जाते थे, तो आंसर हो जाएगा बच्चे दादरी के मेले में जाते थे। आगे रहरी का क्या अर्थ होता है, रहरी का मतलब अरहर होता है, ठीक है। बूढ़े वर ने बच्चों के साथ क्या किया, उनको खदेड़ा मारा, ठीक है। आगे लेखक ने बूढ़े वर को क्या कहकर पुकारा, खसूटी खब्बीस, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया और क्वेश्चंस का भी आंसर हमने साथ साथ करते चले। ये रहा आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। अगर कहानी समझ में आया, क्वेश्चन से समझ में आया तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो जरूर बनता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आप देखोगे। सो चलिए हम आज इतना ही करते हैं, ठीक है।